आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स। इस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही हम फ्लोटेशन टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे नेक्स्ट एनटीएससी एग्जाम में आ रहा है। तो नाउ व्हाट इज़ योर फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम तीन पार्ट्स को पढ़ते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स एंड सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। अब जो स्टैटिक्स है इसमें स्टडी करी जाती है कि एक फ्लूइड जब रेस्ट कंडीशन में हो, आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड उसमें डायनामिक्स, ये तीन चीज़ें हम पहले पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ चुके हैं। स्टैटिक में क्या है कि फ्लूइड के अगर रेस्ट कंडीशन में है या फिर हम कहें फ्लूइड के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसे हम पढ़ने वाले हैं। डायनेमिक्स में फ्लूइड के मोशन को देखा जाएगा, किस कॉज की वजह से वो मूव कर रहा है, और ये जो कंडीशन है आपकी सरफेस टेंशन, जैसे मेनिस्कस बनता है या फिर किसी एक फ्लूइड का सरफेस जो है उसकी स्टडीज़ जो करी जाती है हम सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी में करते हैं। तो व्हाट इज़ ए फ्लूइड? फ्लूइड क्या चीज़ है? एनीथिंग विच कैन फ्लो, ऐसी कोई भी चीज़ हो जो फ्लो कर सकती है उसे हम फ्लूइड कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली लिक्विड एंड गैस को फ्लूइड कंसिडर किया जाता है। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड? अगर हम किसी एक फ्लूइड को आइडियल माने तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट थिंग, इट मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट होनी चाहिए, चाहे इस पर कितना ही फोर्स, कितना ही प्रेशर लगा दिया जाए। ठीक है, मतलब ये है उसकी डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो आपका क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और ऐसा फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। बेटा एक्चुअली क्या होता है, आप एक एग्जांपल देखो विस्कस फ्लूइड का। हनी इज एन एग्जांपल ऑफ विस्कस फ्लूइड, ठीक है। अब विस्कस फ्लूइड में क्या होता है कि आपका जो फ्लूइड है ना एक्चुअल में वो लेयर्स में फ्लो करता है। तो टॉप लेयर अगर मानो दो कंसेक्यूटिव एडजेसेंट लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर किसी तरह का टेंजेंशियल फोर्स लगा रही है तो वो तो विस्कस फ्लूइड कहलाता है। और अगर उनमें किसी तरह का टेंजेंशियल फ्लो फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे समझिए ये कोई एक लेयर है फ्लूइड के, कहीं भी बीच की हो सकती है, टॉप की उसकी बात नहीं कर रहा, ये कोई एक लेयर है, इसके नीचे फ्लूइड की एक और लेयर है। अगर ये दो कंसेक्यूटिव लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं, और एक्चुअली ये जो फोर्स होता है, मैं थ्रस्ट की बात नहीं कर रहा, वो तो लगेगा ही, टेंजेंशियल फोर्स अगर इनके ऊपर लग रहा हो तो ऐसा फ्लूइड विस्कस फ्लूइड कहलाएगा। लेकिन अगर टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा हो तो ऐसे फ्लूइड को हम नॉन विस्कस फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। तो वाटर को हम एक तरीके से कंसिडर करते हैं आइडियल फ्लूइड के तौर पे, क्योंकि उसकी डेंसिटी में वेरिएशन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, वो नॉन विस्कस है। जो ये विस्कस फ्लूइड होते हैं इनके केस में आप थोड़ा बहुत बाद में पढ़ोगे कि इनका फ्लो टर्बुलेंट होता है। दो तरह के फ्लोस पढ़ते हैं हम लोग, मतलब इसकी जो लेयर्स है ना, जैसे ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर को अपनी तरफ साथ में खींचना चाहती है, और ये फ्लो ऐसे करते हुए होता है। आपने हनी के मूवमेंट को देखा होगा, वैसा ही मूवमेंट आपके विस्कस फ्लूइड का होगा। वैसे इस स्टडीज़ के बारे में आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है हम उस पर आते हैं। नाउ ब्रॉडली व्हाट इज अ प्रेशर? प्रेशर जो है किसी ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है, इट इज ऑलवेज थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ये डेफिनेशन वाइज ये है, हम कह सकते हैं थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए गिवन एरिया इज नोन एज प्रेशर। अगर मैं ये कोई एक सॉलिड सरफेस ले रहा हूँ और इस पर मैं एफ अमाउंट का फोर्स लगाता हूँ, एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, ये जो है एक सॉलिड सरफेस है, इस पर मैंने एफ मैग्नीट्यूड का एक फोर्स अप्लाई किया, तो मुझे देखना है इस पर थ्रस्ट कितना लगा। जिस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया है, इतना ऑब्जर्वेशन ऑफ सरफेस एरिया, इस पर कितना थ्रस्ट एक्ट कर रहा है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो उसे कैलकुलेट करने का तरीका है कि हम प्रेशर निकालना चाहते हैं तो क्या हम कंपोनेंट नहीं निकाल सकते? फोर्स का वर्टिकल के साथ कंपोनेंट, अगर मान लो ये वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो फोर्स का इस वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा। ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, इसलिए इसे थ्रस्ट कहा जाएगा। और इस सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो है एफ साइन थीटा। ये पैरेलल फोर्स है और इसी को हम टेंजेंशियल फोर्स कहेंगे।
हमारी जो इस चैप्टर की स्टडी है वो ऑल अराउंड थ्रस्ट है, परपेंडिकुलर फोर्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर फोर्स चेक करना है, प्रेशर चेक करना है, तो प्रेशर जो है वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। व्हाट इज परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब जो थ्रस्ट है एफ कॉस थीटा। अगर यहाँ के एरिया को स्मॉल ए कंसिडर कर लिया जाए ये, तो इस गिवन एरिया पर जो एरिया मैंने कंसिडर करा है उस पर इतना प्रेशर लगेगा। ये स्टडी है सॉलिड के लिए बताई गई है कि मैंने। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी प्रेशर होता है, ठीक है, और ये एक डायरेक्शन में हम देख पा रहे हैं। यहाँ सॉलिड में तो एक डायरेक्शन में हम प्रेशर को देख पा रहे हैं, लेकिन फ्लूइड की केस में क्या है? फ्लूइड की स्टडी क्या कहती है, जैसे मानो कि ये आपका कोई भी एक कंटेनर है जिसके अंदर आपका यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, वो वाटर को मान लीजिए। पॉइंट ए पर अगर मुझे प्रेशर देखना है तो क्या होगा, ये मैंने फोर्स बताया है। मैं ज़रा यहाँ पर आपको प्रेशर के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये आपका एक कंटेनर है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई ये वाला पॉइंट है कंसिडरेशन में रखा, पॉइंट ए। इस पर प्रेशर कितना लग रहा है और कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप देखोगे जैसे मैंने ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखा है, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर प्रेशर यहाँ भी लगेगा, इस डायरेक्शन में 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 भी लगेगा, ठीक है। ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस जो भी होंगी उन सब पर प्रेशर लगने वाला है, ठीक है। उन सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में यहाँ पर मैंने कोई एक पार्टिकल लिया हुआ है, कोई भी एक मान लीजिए, कोई एक कंसिडर करके एक पार्टिकल लिया, उस पर इस तरीके से सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगने वाला है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जो प्रेशर है वो फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट के लिए डिफाइन किया जाता है, ना कि किसी डायरेक्शन के लिए, ठीक है। हम फ्लूइड में एक पॉइंट या एक लेवल ले सकते हैं कि इस लेवल पर क्या प्रेशर होगा, तो इस लेवल पर प्रेशर बता सकते हैं, इस लेवल पे प्रेजेंट किसी पॉइंट पे प्रेशर बता सकते हैं, लेकिन हम कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ही पॉइंट पर प्रेशर की अलग अलग डायरेक्शंस होती है, ठीक है। और अगर मैं इसी जगह पर इसका एरिया अगर मुझे पता हो तो मैं इस पर फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ पार्टिकल पे फोर्स चेक करना है तो ये, और पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा वो ये डायरेक्शन हो जाएगी। अगर यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया, अब ये पार्टिकल फ्लूइड पे जो फोर्स लगाएगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। और अगर मैं ये कहता हूँ कि इस पार्टिकल के ऊपर फ्लूइड जो प्रेशर लगा रहा है वो डाउनवर्ड, तो फोर्स आपका उसको भी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा लग जाएगा, F इंटू ए। इस प्रॉपर्टी को आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्या है आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी? कि फ्लूइड के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर सभी डायरेक्शन में इक्वल होता है, ठीक है। सो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक। अब पास्कल्स लॉ पर भी हम थोड़ी देर में आते हैं इस रिगार्डिंग। ये वाली जो मैंने बात बताई है ये पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग ही है। पास्कल्स ने जो लॉ दिया है वो ये कहता है, फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पर, किसी एक लेवल पे मैं कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करूं तो उस पर जो लगने वाला प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट का होता है। ये मैंने एक पॉइंट लिया, अब मैंने यहाँ पर ले लिया पॉइंट बी, तो इस पर जो प्रेशर आएगा अगर इसका मैग्नीट्यूड पी से रिप्रेजेंट करा है तो इसका मैग्नीट्यूड भी पी होगा, क्योंकि लेवल सेम है, बट ये सभी डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट पर लग रहा होगा, इक्वल अमाउंट का लग रहा होगा। ये कहता है आपका पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल्स लॉ की फिर इसके बाद और भी चीज़ें बताई हैं पास्कल ने, जिसके बेसिस पर आपके फ्लूइड की मशीनरीज बनाई जाती है, वो हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है कि प्रेशर इज डिफाइंड इन ए डायरेक्शन और नॉट। तो बात होगी प्रेशर इज डिफाइंड ओनली फॉर ए पॉइंट ऑन ए गिवन लेवल। यहाँ मैंने लेवल की बात नहीं करी है, यहाँ नोट के अंदर प्रेशर इज डिफाइंड फॉर अ फ्लूइड नॉट इन ए डायरेक्शन, ठीक है। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं फॉर ए गिवन लेवल, फॉर अ गिवन लेवल, किसी एक लेवल के लिए, ठीक है।
ये चीज़ हम पढ़ा करते हैं। एक और बात आती है, हम प्रेशर को कैसी क्वांटिटी मानते हैं, स्केलर मानते हैं। लेकिन इसका मतलब आप देखो बेटा, नाइन्थ के अकॉर्डिंग हम स्केलर कंसिडर कर रहे हैं, वैसे ये टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है इसको समझने के लिए थोड़ा और हमें डीप स्टडीज़ करनी पड़ेगी, अभी आप इसे स्केलर माने। ठीक है, ये चीज़ें कवर हो गई। ओके, अब हमें पढ़ना है कि इसकी यूनिट्स कौन कौन सी हैं। एसआई यूनिट में प्रेशर को मेजर किया जाता है पास्कल्स में, और जो हम पास्कल कह रहे हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है। ये आपको अच्छे से आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स के फॉर्मूले से ये चीज़ आ जाएगी। आपको पता है प्रेशर का रिलेशन ये था, दिस इज द रिलेशन ऑफ प्रेशर। सो थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है, और एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, और इसी चीज़ को हम पास्कल्स कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी इसकी स्टडीज़ को पास्कल्स ने बताया, तो टू गिव एन ऑनर हमने यूनिट इनके नेम पर रखी है। जैसे न्यूटन के लिए केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहने लग गए। अब बात आती है कुछ अदर यूनिट्स क्या क्या हैं। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो बात करें, ओके, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो ये भी एक यूनिट है प्रेशर की, कि हमारा एक एटमॉस्फेयर जितने अमाउंट का प्रेशर एग्जर्ट करता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर। जैसे आप समझ लीजिए आपकी बॉडी भी एक तरह का सॉलिड है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर कुछ प्रेशर तो एग्जर्ट करता है। आप लोगों ने ये चीज़ फील करी होगी, जो लोग यहाँ से कभी किसी मुंबई या ऐसे ह्यूमिड एरिया में जा रहे हो जहाँ बारिश बहुत होती है या जहाँ ओशन एरिया है, तो आपको कुछ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, इवन दो आपको आपकी बॉडी के ऊपर एक हल्का सा ज़्यादा प्रेशर भी फील होगा। वो जो चीज़ है इट इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहाँ हमारे जैसे राजस्थान के कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं, तो वाटर वेपर्स का जो वेट आपकी बॉडी पे आ रहा होगा वो भी रिलेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राजस्थान। तो आपको थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा फील होगा इफ़ यू ऑब्जर्व दैट। ऑब्जर्व नहीं करोगे तो वो चीज़ फील नहीं होने वाली। अब ये 1 एटमॉस्फेयर है कितना, 1 एटमॉस्फेयर जो है वो कैलकुलेट करके कुछ इस एसआई यूनिट के इक्वल आया। अब ये कैलकुलेट कैसे किया गया, टॉर्सेले नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया बैरोमीटर पे। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, सो 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो है आपका 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। इसे हम पास्कल भी कह सकते हैं, मतलब यूनिट को तो बेटा यहाँ पास्कल भी लिख सकते हैं। ये 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो आपको एसआई की जगह वहाँ पर ये 1 एटमॉस्फेयर दे सकता है। अगर प्रेशर 1 बार लिख रहा है, इसका मतलब 10⁵ 1 बार इज नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, इसको ध्यान रखें। 1 बार इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल्स बहुत नज़दीक है बट इक्वल नहीं है। अब ये जो चीज़ है इसका मतलब समझाता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए टॉर्सेले नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो क्या एक्सपेरिमेंट था ये समझते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया और इसको मरकरी से फिल कर दिया, इसको मरकरी से फिल कर दिया। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर से ओपन है, तो एटमॉस्फेयर यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा। एटमॉस्फेरिक गैसेस इस मरकरी का टॉप सरफेस है इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या लगा रही हैं, एक तरह का प्रेशर लगा रही है। इन्होंने क्या किया, एक ना टेस्ट ट्यूब ली और उसे उसके ब्रिम तक, ऊपर तक मरकरी से फिल कर लिया, और इस मरकरी से फिल हुए हुई टेस्ट ट्यूब को इसके आगे अगर ऐसे थंब से इसे क्लोज कर दिया जाए और इसे बाद में इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर दिया जाए, तो आप ये देख रहे हो जब हमने इसे थंब से क्लोज कर दिया था ब्रिम तक भरी हुई थी, मतलब इसके अंदर सिर्फ मरकरी है और किसी तरह का मटेरियल नहीं है, दूसरा ना एयर, कुछ भी नहीं है। जैसे आपने इसे इसके ऊपर इन्वर्टेड करा तो कुछ समय के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली। क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली, थोड़ी देर के बाद, थोड़ा बहुत जो समय हुआ उसके बाद यहाँ पर मरकरी का लेवल डाउन हो गया।
मरकरी कुछ हाइट तक नीचे आ गया। अब यहाँ पर क्या है बेटा, इसमें कहीं पर भी एयर प्रेजेंट नहीं थी, पूरी तरह से मरकरी से भरा था। मरकरी नीचे चल गया तो इस रीजन में जनरेट हो गया वैक्यूम, एंड इट इज़ अ कंप्लीट वैक्यूम। इतनी केयरफुली किया गया था इस एक्सपेरिमेंट को, बहुत बार रिपीट करा गया और इसे कंप्लीट वैक्यूम ऑब्टेन करने की कोशिश करी गई। कंप्लीट वैक्यूम मीन्स यहाँ का प्रेशर जीरो होगा। ध्यान रखें, द कंप्लीट वैक्यूम हैज़ ए जीरो प्रेशर। हम रिलेटिव वैक्यूम को पढ़ रहे होते हैं, जो पार्शियल वैक्यूम होता है, वो चीज़ समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मरकरी का लेवल है, अगर इसके सरफेस से मरकरी का लेवल मैं H कह दूँ, ठीक है। अब मैंने वैसे आपको जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है उसमें एक चीज़ डील कर चुके हैं कि किसी भी एक लेवल ऑफ वाटर पे, किसी भी एक लेवल ऑफ लिक्विड के ऊपर प्रेशर इक्वल होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहे हैं, तो जो प्रेशर इस लेवल पे होगा वही प्रेशर इस लेवल पे होगा। ये है मेरा लेवल 1 और ये है लेवल 2, ठीक है। सो प्रेशर एट लेवल 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट लेवल 2। लेवल 1 पे प्रेशर तो एटमॉस्फेयर लगा रहा है, मतलब P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो इक्वल है P2 के। तो क्या मैं P2 का प्रेशर निकाल सकता हूँ? P2 का प्रेशर क्या होगा, इसके ऊपर प्रेजेंट लिक्विड कॉलम का प्रेशर प्लस क्या इसके ऊपर कोई और चीज़ थ्रस्ट के कारण प्रेशर बनाएगी। अगर यहाँ पर कोई गैस होती वो थ्रस्ट के कारण प्रेशर बनाती, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा ज़रूर लिख सकते हैं, रो ऑफ मरकरी, ठीक है, G मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ दिस कॉलम, जो कॉलम इसके ऊपर है इसे कहते हैं हम प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। यहाँ होगा ये मरकरी कॉलम, मतलब इस हाइट का मरकरी इस लेवल पर जो प्रेशर लगा रहा होगा वो प्रेशर होगा ये, प्लस इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, कौन सा मैटर है, इट इज एब्सेंस ऑफ मैटर, वही तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम का प्रेशर जीरो। एक्चुअली यहाँ वैक्यूम अगर पार्शियल वैक्यूम होता तो उसको रखना पड़ता, बट ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया गया कि वहाँ पर हमने कंप्लीट वैक्यूम ऑब्टेन किया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा यहाँ कैलकुलेट हो रहा है वो है रो जी एच, ठीक है। इट इज़ द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। अब ये जो बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर जो प्रेशर दे रहा है, इट इज़ एन एब्सोल्यूट प्रेशर। हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, वी विल डील विद 3 टाइप ऑफ प्रेशर्स, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। और वहाँ पर जो हम वैक्यूम पढ़ेंगे, वैक्यूम प्रेशर वो रिलेटिव वैक्यूम प्रेशर है, उसके बारे में डील हम लोग कर लेंगे क्या चीज़ है। तो ये चीज़ आपको शायद थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी कि ठीक, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये टॉर्सेली नाम के साइंटिस्ट ने किया, और ये जो हमने रिलेशन ऑब्टेन किया बैरोमीटर के लिए है। बैरोमीटर इसीलिए क्या दे पाता है हमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दे पाता है। बैरोमीटर की ये जो रीडिंग है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही रिप्रेजेंट करती है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये जो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, जिसे 760 टॉर, ये भी टॉर्सली के नेम पर है, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब 760 mm की हाइट का मरकरी उस बेस के ऊपर जो प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर का है। इस 2 लेवल के ऊपर 760 mm का जो मरकरी कॉलम जो प्रेशर लगा रहा होगा वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अब इसके अंदर हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करके देखा। 760 mm हाइट की वैल्यू है, ठीक है, इसमें पुट कर लीजिए सारी वैल्यूज़ को। 760 mm, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँ, 1000 से डिवाइड कर दूँ, मीटर में कन्वर्ट हो गया। G इज़ 10, ठीक है। मैंने हाइट को पहले लिख दिया है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा वापस से करूं। पहले डेंसिटी रखनी है, तो मरकरी की SI सिस्टम में डेंसिटी है 13,600, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 10 लेके चल लेते हैं, एंड H की वैल्यू 760 mm, तो उसे डिवाइड कर दो 1000 से। सो आप इसको आराम से घर पर कैलकुलेट करके देखिएगा, इट विल बी अराउंड 1.013, हम यहाँ तक ही इसकी वैल्यू को ले रहे हैं, इंटू 10⁵ पास्कल्स। तो इस एक्सपेरिमेंटल बेसिस से हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर मिला, एंड दिस इज कैलकुलेटेड एट सी लेवल।
याद रखें ये सी लेवल पर कैलकुलेट किया है, ऐसा नहीं है सर कि हम इसे किसी हाई एल्टीट्यूड पे ले जाएं, वहाँ प्रेशर की वैल्यू कम होगी। माउंट एवरेस्ट पर प्रेशर की वैल्यू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होगी। अब यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम को भी ध्यान रखें, क्योंकि हमें डेटा जो है वॉल्यूम का अलग अलग यूनिट्स में देता है। जैसे 1 लीटर में दे दिया, हमें वॉल्यूम चाहिए एसआई में तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर बहुत छोटी यूनिट है मीटर क्यूब के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर 1 लीटर इज 10⁻³ है सेंटीमीटर क्यूब, ये इसी से डिराइव होकर आई है। और अगेन 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। एक्चुअली आपको डेसी का मतलब पता होगा, 10⁻³ होता है। ये प्रीफिक्स हैं, एक्चुअली इसकी एक टेबल होती है, सफिक्स प्रीफिक्स टेबल। मैंने कई बार बोल दिया है, मैं दूंगा लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो जाता है, तो मैं आज आपको यहीं पर सफिक्स की प्रीफिक्स टेबल को बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग देखिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, मे बी आप इसे ब्रेक करके देख सकते हो। देखो प्रीफिक्स टेबल क्या है आपकी, इसको ध्यान रखिएगा, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। प्रीफिक्स टेबल क्या है, आई होप इसमें क्लियर दिख पा रहा है, ये पेंसिल से लिख रहा हूँ मैं। जैसे देखो आपके कुछ प्रीफिक्स हैं, ठीक है, उसके लिए हम कुछ सिंबल यूज करते हैं और उनकी एक फिक्स वैल्यू है, मतलब वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है। कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू को हमने एक सिंबल असाइन कर दिया और उसे क्या प्रोनाउंस करते हैं वो इस प्रीफिक्स से समझेंगे। जैसे आप लोग समझते हो मिली क्या है, पढ़ा हुआ है। मिली के लिए सिंबल है स्मॉल m। एक्चुअली मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, ठीक है। मिली का मतलब हो गया 10⁻⁻3। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट की बात करें माइक्रो, ये इटैलिक m जो सिंबल है वो होता है आपका माइक्रो, इट इज 10⁻⁻6, ठीक है। इसका यूज कैसे करना है वो भी समझाऊंगा। देन नेक्स्ट इज नैनो। नैनो के लिए जो सिंबल है दैट इज द स्मॉल n, वो होता है 10⁻⁹। देन वी हैव अ पीको। पीको का मतलब होता है स्मॉल p, इसके लिए सिंबल है, इसके लिए वैल्यू होती है 10⁻12, ठीक है। ये तो आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले ही बता रहा हूँ। पॉजिटिव की बात करूँ तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली, इसमें सेंटी रह गया, चलो एक बार सेंटी को भी देख लेते हैं। सेंटी जो कि आपका cm, दैट इज 10⁻², ठीक है। सॉरी, सेंटी के लिए सिर्फ cm नहीं, इट इज सिंपली c, ठीक है। इट इज सिंपली स्मॉल c। याद रखें ये जो नेगेटिव पावर के जितने भी सिंबल्स हैं दीज आर स्मॉल लेटर्स, लेकिन पॉजिटिव पावर के जो लेटर हैं वो कैपिटल हैं। जैसे आपका किलो, किलो के लिए जो हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स का सिंबल दिस इज कैपिटल K 10⁻⁻3। फिर हम जैसे मेगा के लिए यूज़ करते हैं वो है कैपिटल M 10⁻⁻6, ठीक है। आप इन्हीं सिंबल्स को याद रखिए। डेसीमीटर वाला रिलेशन है वो शायद मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया है, उसे आप लोग एक बार इग्नोर कर दीजिएगा, इसे सही मानिए। अब अप्लाई कैसे करना होता है, कन्वर्जन में बड़ी हेल्प कर देता है। जैसे आपको किसी एक केस में किसी भी जैसे आपको दे दिया कि किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है, ठीक है, किसी एक कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें लिक्विड पूरी तरह से भरा गया, उसका वॉल्यूम था 1000 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब आप समझ नहीं पाओगे भाई यहाँ पर क्या किया जाए, तो एक्चुअली ये जो स्क्वायर है ये कंप्लीट टर्म का है। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एक टर्म पूरी हो गई, यूनिट माइक्रोमीटर मतलब इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, इसका भी ध्यान रखना। मीटर पे स्क्वायर नहीं है, माइक्रोमीटर पे स्क्वायर। अब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करूँ, पहले माइक्रो की वैल्यू पुट करें। ये वाला जो प्रीफिक्स है क्या रिप्रेजेंट करता है, 10⁻⁻6 हो गया मीटर। इसका क्या है, स्क्वायर है,
तो वैल्यू क्या बनेगी 1000 इंटू 10⁻⁻12 और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आया? वॉल्यूम होने से तो क्यूब आता, तो आप इसे क्यूब ले लें, है ना, इसे क्यूब ले लें। तो यहाँ हो जाएगा 18 और ये हो गया 10⁻3। तो इसको जब सॉल्व करोगे व्हाट वी विल गेट 10⁻⁻15 मीटर क्यूब। तो हमने माइक्रोमीटर क्यूब की वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? मीटर क्यूब, जो कि हमारी एसआई है। सिर्फ और सिर्फ इसकी मदद से। एक जो बहुत फैमिलियर एग्जांपल है उसको लेते हैं। जैसे देखो, आपको दे रखा था किसी जगह पे किसी एक फ्लूइड का वॉल्यूम था 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये पूरी इस यूनिट का क्यूब है। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपने लिया 1000 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होती है? सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻2। फिर आपके पास मीटर लिखा है इस पूरे का होल क्यूब। सो व्हाट वी विल गेट, इसे मैं 10⁻3 लिख दूँ, यहाँ मिलेगा 10⁻6 मीटर। इसके दोनों टर्म मल्टीपल में हैं, इसके ऊपर भी क्यूब आएगा, मीटर के ऊपर भी क्यूब आएगा। सो यहाँ का कैलकुलेशन 10⁻³ मीटर क्यूब। तो जो आपका 1000 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, जिसे 1000 सीसी सेंटीमीटर क्यूब जो कहते हैं हम, ठीक है, तो 1000 सीसी जो है वो 10⁻³ मीन्स 1/1000 मीटर क्यूब के ही बराबर होती है। ठीक है, 1000 सीसी का हमने कन्वर्जन कर लिया। अगर मैं यहाँ से 1 मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना चाहूँ, अब अगला देख लीजिए, आप 1 मीटर क्यूब को देखना चाहते हो कितने सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में कैसे लिखूँ? ये तो हमें अच्छे से पता ही है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस पूरे पे क्यूब है, तो इस पूरे पे क्यूब लगा दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ आप यहाँ से भी तो ऑब्टेन कर सकते थे। 1/1000, ये 1000 से मल्टीप्लाई 10⁻6। तो ये एक तरीके से आपकी प्रीफिक्स टेबल है। और थोड़ा सा एग्जांपल जो मैंने दिया है आपको कन्वर्जन्स का दिया है। बेटा वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, सो उसे आप ब्रेक करके देख लीजिएगा। नाउ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद वर्टिकल डेप्थ। ये डेसीमीटर पे मैंने कुछ जो बोला था थोड़ा गलत हो गया है, प्लीज़ इग्नोर दैट। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। बस इसे याद रखें, इस रिलेशंस को एग्जैक्टली आप रिमेंबर रखने की कोशिश करें। ये आपका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला इंटर कन्वर्शन है ना। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद वर्टिकली विद डेप्थ क्या है? अगर हम किसी भी लिक्विड सरफेस से नीचे जाएंगे, डेप्थ पे जाएंगे, तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। अब ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस में कर चुके हैं। एक्चुअली थोड़ा सा हल्का सा हिंट ये देता हूँ, जैसे इस लेवल पे जो प्रेशर होगा वो होगा इसके ऊपर प्रेजेंट मैटर के थ्रस्ट के कारण। तो इसके ऊपर प्रेजेंट मैटर है इतना, तो लिक्विड का कॉलम, और उसके ऊपर एयर का भी बहुत सारा कॉलम होगा। एयर भी तो होगी जो इस एरिया के ऊपर अपना वजन डाल रही होगी। तो यहाँ पर जो टोटल वेट आ रहा है, थ्रस्ट जो आ रहा है इस एरिया पे, वो होगा इतने लिक्विड का वेट, इतने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का वेट, और इसके ऊपर जो एयर का वेट आ रहा है वो सारा वेट यहाँ आएगा, तो वो हो गया थ्रस्ट। और अगर मुझे इतना एरिया पता है, उससे डिवाइड कर दूंगा तो मिल जाएगा उस पॉइंट का प्रेशर। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमने कम्प्लीटली यूटिलाइज किया है हर जगह पर। जैसे मुझे इस पॉइंट का प्रेशर लिखना है। नाउ मैं जो प्रेशर बता रहा हूँ दिस इज एन एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, समझाऊंगा अभी एब्सोल्यूट और गेज में क्या अंतर है, और गेज से वैक्यूम पर हम कैसे जाएंगे वो चीज़ हम डील कर लेंगे। देखो, इस लेवल का प्रेशर पता करना है, तो मैंने क्या करा, इस लेवल पे, मतलब यहाँ पर आप चाहे कितना भी बड़ा एरिया ले लो चाहे छोटा ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे, क्योंकि वो एरिया से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक एरिया इतना कंसिडर कर लिया ऑब्जर्वेशन में। तो इससे ऊपर आप यहाँ से ऊपर तक एक परपेंडिकुलर, यहाँ से ऊपर एक परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों तरफ से लिक्विड ही इसके पास है, तो हमने एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल कॉलम ले लिया, क्योंकि इसी का वेट आएगा इतने एरिया पर। तो इतने लिक्विड के वेट के कारण आने वाला प्रेशर प्लस यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर कंप्लीट यहाँ का प्रेशर होगा। एक्चुअली ऐसा है
किसी भी क्लोज फ्लूइड में, एक पास्कल का सेकंड टर्म यहाँ पर बात करते हैं, किसी भी एनक्लोज्ड फ्लूइड की बात करें तो इस कंटेनर के अंदर जो हमारा लिक्विड है वो एनक्लोज्ड जब कंसिडर करा जाएगा जब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, स्टैटिक हो, इक्विलिब्रियम में हो, कहीं फ्लो ना कर सके। तो किसी भी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रखे गए लिक्विड पर अगर हम किसी तरह के प्रेशर का चेंज करते हैं, मान लो कि इसको अगर ओपन ना रखा जाता, किसी चीज़ से क्लोज कर रखा है और यहाँ पर से गैस बाहर निकाल रखी है, वैक्यूम है, तो इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा सरफेस के ऊपर। अब उस वैक्यूम को जो बनाया था उस पूरे एपरेटस को हटा दिया, अरेंजमेंट को हटा दिया, तो एयर आई उसके कांटेक्ट में और एयर ने प्रेशर लगाया। तो ये जो इंक्रीज इन प्रेशर हुआ है ये वाटर के हर एक मॉलिक्यूल के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल अमाउंट में। अगर ये 2 पास्कल का प्रेशर था तो 2 पास्कल का प्रेशर वाटर के हर एक मॉलिक्यूल पे आएगा, तो क्या इधर के कंसिडर्ड मॉलिक्यूल पर भी आएगा? उस पर भी आएगा। उससे नीचे यहाँ के मॉलिक्यूल्स पर भी आएगा, यहाँ बीच में भी जितने भी इनफाइनाइट पॉसिबल मॉलिक्यूल्स है सबको ये 2 पास्कल एडिशनली प्रेशर मिल जाएगा। और जो मॉलिक्यूल इस कंटेनर की वॉल के साथ कांटेक्ट में है उनको भी ये 2 पास्कल का एक्सेसिव प्रेशर मिल जाएगा, वो यहाँ से यहाँ तक हर एक मॉलिक्यूल तक ट्रांसमिट हो जाएगा। ये पास्कल्स का लॉ था। ठीक है, क्या है ये लॉ? फॉर ए एनक्लोज्ड फ्लूइड, अगर कोई भी हमने एनक्लोज्ड फ्लूइड लिया तो एनक्लोज्ड किसे कंसिडर करोगे? ऐसा फ्लूइड जो स्टैटिक कंडीशन में हो वो हम एनक्लोज्ड फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, इस पे जब भी हमने एनक्लोज्ड फ्लूइड पे थोड़ा बहुत भी प्रेशर का चेंज करा तो ये जो चेंज इन प्रेशर है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस फ्लूइड के हर एक मॉलिक्यूल को, और इस फ्लूइड के मॉलिक्यूल जहाँ कांटेक्ट में आ रहे हैं उस पर, जैसे वॉल ऑफ कंटेनर पर भी ये प्रेशर, ये यहाँ के लिक्विड मॉलिक्यूल पर प्रेशर आया तो वो किसके साथ कांटेक्ट में है? वॉल ऑफ कंटेनर से, उसके ऊपर भी ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, सो हम कह सकते हैं पॉइंट पी का प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम अबाउ इट, इससे ऊपर जो लिक्विड कॉलम है और इसके ऊपर जो प्रेशर है वो वाला प्रेशर ऐड कर दिया। ये पास्कल लॉ की मदद से हमने ये चीज़ समझी। तो ये है क्या? प्रेशर एट ए गिवन पॉइंट, गिवन लेवल जो हमने कहा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये हुआ। ठीक है, अब ये जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम है एक्चुअली यही गेज प्रेशर है इफ़ दिस क्वांटिटी इज़ पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो, और अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आती है तो ये आपका वैक्यूम प्रेशर है। अब मैं समझाता हूँ क्या है मेरा मतलब। P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये एक्चुअल में ये बनेगा। ठीक है, मतलब ये रो जी एच इज इक्वल टू पी माइनस पी नॉट। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आती है तो इसे हम गेज प्रेशर कह देंगे। तो आपको देखो डेफिनेशन मिलेगी बुक के अंदर, गेज प्रेशर इज प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो तो ये